हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डायनेमिक जीके विद रवि पे। इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करेंगे बायोलॉजी में स्टडी ऑफ टिश्यूज यानी उत्तक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बायोलॉजी के पिछले वीडियो में हम सभी ने क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर देख सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन है, पौधों के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य। इसके मुख्य कार्य हैं भोज्य पदार्थ का निर्माण तथा उसका संग्रह करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कौन अजैव पदार्थ, अजैव पदार्थ का यहां पे मतलब है निर्जीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अजैव पदार्थ का संचयन करता है? यह संचयन करता है इडियोप्लास्ट। क्या कौन करता है? इडियोप्लास्ट करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वह संवहन बंडल जिनमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बाइकोलेट्रल। क्या कहते हैं? बाइकोलेट्रल कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अरी संवहन मंडल कहाँ पाए जाते हैं? अरी संवहन मंडल पाए जाते हैं एक बीजपत्री पौधों के जड़ों में। कहाँ पे पाया जाता है? एक बीजपत्री पौधों के जड़ों में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पौधों के स्टील परत में शामिल होते हैं। पूछ रहा है कि पौधों के स्टील परत में कौन शामिल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, शामिल होते हैं परिरंभ होते हैं शामिल, संवहन पुल तथा मज्जा शामिल होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? एक वृक्ष की आयु का पता लगाया जा सकता है वार्षिक वलय की गिनती करके। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होते हैं। वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होते हैं वसंत काष्ठ तथा शरद काष्ठ दोनों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? ये बनती है अंतःरंभी एधा की सक्रियता के कारण। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे अंतःरंभी एधा को इंटरनल कैम्बियम, इंटरनल कैम्बियम बोलेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं। वृक्ष की आयु होगी, वृक्ष की आयु होगी 50 वर्ष। जितने अनुप्रस्थ काट मिलेंगे, जितने अनुप्रस्थ काट के वलय मिलेंगे उतने उस वृक्ष का आयु हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते। क्योंकि स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है, इसलिए वहां के पौधों में वार्षिक वलय नहीं होते। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना तथा गहरे कत्थई रंग का होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हृदय काष्ठ कहते हैं, हर्टवुड जिसको बोलते हैं, ड्यूरामेन बोलते हैं, सारिल बोलते हैं। यहां पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसको आम बोलचाल की भाषा में साल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं कथन क्या है। हृदय काष्ठ के सभी कोशिकाएं मृत होती है। हाँ, सही बात है। रस काष्ठ के कुछ कोशिकाएं जीवित तथा कुछ मृत होती है। यह भी सही बात है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 तथा 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। यदि सन 2000 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 7 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई, सन 2021 में यह कील कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रतिवर्ष 5 इंच लंबाई में बढ़ता है? तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 7 फीट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जटिल उत्तक यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू बना होता है। जटिल उत्तक बना होता है भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चालनी नलिका तथा सह कोशिका पाई जाती है। चालनी नलिका तथा सह कोशिका पाई जाती है फ्लोएम में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण 4 तत्वों से होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संवहन उत्तक का निर्माण किससे होता है? संवहन तत्वों का निर्माण पार्श्व विभाज्योतिकी से होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनमें कौन जाइलम तत्व नहीं है? क्वेश्चन है कि इनमें कौन जाइलम तत्व नहीं है, तो ये नहीं है सीवी ट्यूब। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो सीवी ट्यूब है ये फ्लोएम का तत्व है, जाइलम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नलिका वाहिका से भिन्न होती है। भिन्न इसलिए होती है क्योंकि क्रियात्मक केंद्र के अभाव में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहां पे जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करती है? तो परिवहन का कार्य करती है वाहिनिकाएं, ये परिवहन का कार्य करती है। वाहिकाएं ये भी कार्य करती है। जाइलम तंतु ये नहीं करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? जीवित कोशिकाओं का बना होता है जाइलम मृदुतक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं का बना होता है? इसमें क्वेश्चन है कि फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं का बना होता है? मृत कोशिकाओं का बना होता है बास्ट तंतु। कौन बना होता है? बास्ट तंतु। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बास्ट तंतु को इंग्लिश में फ्लोएम फाइबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोएम फाइबर। ध्यान रखिएगा। फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोज्य पदार्थ के संवहन में भाग लेता है? भोज्य पदार्थ के संवहन में भाग लेता है चालनी नलिकाएं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है। भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है सहकोशिका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? यांत्रिक सहायता प्रदान करता है फ्लोएम तंतु। बी सही हो जाएगा। फ्लोएम उत्तक में चालनी पट्टी पाई जाती है। फ्लोएम उत्तक में चालनी पट्टी पाया जाता है दो चालनी नलिकाओं के बीच। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए। किस लिए? आहार वहन के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है जल वहन के लिए। किस लिए? जल वहन के लिए जिम्मेदार है। कौन? जाइलम। शाखाओं से पत्तियां किन कारणों से झड़ जाती है? क्वेश्चन है कि शाखाओं में पत्तियां किन कारणों से झड़ जाती है? तो कारण है कॉर्क के बाहर विल्गन परत बन जाने से। क्या? कॉर्क के बाहर विल्गन परत बन जाने से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के लिए अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो अभिगमन का सिद्धांत दिया है जे.सी. बोस ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जे.सी. बोस शॉर्ट फॉर्म हुआ, इसका फुल फॉर्म हो गया जगदीश चंद्र बोस। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं उपकला। कौन करते हैं? उपकला। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? घाव भरने में सहायक होता है उपकला उत्तक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा उत्तक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है? तो लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है क्यूबाइडल इपिथेलियम। कौन पाया जाता है? क्यूबाइडल इपिथेलियम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंगों को विसरण, श्रवण तथा अवशोषण में मदद करने वाला उत्तक है। इसमें मदद करने वाला उत्तक है इपिथेलियम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है। त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है सल्की इपिथेलियम से। किससे? सल्की इपिथेलियम से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में किस इपिथेलियम ऊतक के कोशिकाओं में रसांकुर यानी कि माइक्रोविलाई तथा सिलिया पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं स्तंभाकार में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं कथन क्या है। इपिथेलियम ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतर कोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। नहीं, ये गलत बात है। संयोजी ऊतक में अंतर कोशिकीय पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाएं एक दूसरे से करीब करीब सटी होती है। नहीं, ये भी गलत बात है। इसमें अंतर कोशिकीय पदार्थ जो है वो पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ना तो एक ना ही दो, दोनों गलत है। सल्की इपिथेलियम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? सल्की इपिथेलियम ऊतक का प्रमुख कार्य है सुरक्षा करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पक्षमाभी इपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं। पक्षमाभी इपिथेलियम पाए जाते हैं ट्रेकिया तथा गर्भाशय में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन ऊतक त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है? जोड़ने का काम करता है एरियोलर। कौन करता है? एरियोलर त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? मोटापा वसा ऊतक की अधिकता के कारण होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? वसामय ऊतक। वसामय ऊतक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊंट का कुबड़ वसामय ऊतक का बना होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी रहती है? वसा संयोजी ऊतक, जिसको कि इंग्लिश में एडिपोस टिश्यू कहते हैं, इससे वसा की बूंदें भरी रहती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में ऊतक कौन है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में ऊतक कौन है? इसमें ऊतक है रुधिर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ऊतक का उदाहरण है? इसमें ऊतक का उदाहरण पूछ रहा है, तो उदाहरण है लसिका। कौन उदाहरण है? लसिका। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन संयोजी ऊतक है? इसमें संयोजी ऊतक अस्थि है, उपास्थि है, लिगामेंट है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है वसामय ऊतक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। श्वेत श्वेत तंतु यानी कि व्हाइट फाइबर तथा पीला तंतु यानी कि येलो फाइबर पाए जाते हैं। ये दोनों पाए जाते हैं एरियोलर ऊतक में। किसमें? एरियोलर ऊतक में पाए जाते हैं। कौन? श्वेत तंतु और पीला तंतु। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कॉन्ड्रीन कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन कहां पाई जाती है? कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन पाई जाती है उपास्थि में। वहीं पे बात करें कि ओशिन, कौन? ओशिन नामक प्रोटीन कहां पर पाई जाती है? तो ओशिन नामक प्रोटीन पाई जाती है अस्थि में। कहां पे? अस्थि में। और कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन पाई जाती है उपास्थि में। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। क्वेश्चन नंबर 100 के आगे अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में। ओके, थैंक यू।